अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़रिया खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ईरान्स ओवरट्यू। ओवरट्यू का मतलब क्या है? ओवरट्यू का मतलब है कि ओपनिंग हो रही है, इनिशिएटिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है एक मूव की। किसकी तरफ? बातचीत की तरफ, एक नए ताल्लुक़ की तरफ, एक नए एग्रीमेंट की तरफ। तो इस एडिटोरियल में क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि यूएस और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो शुरू से ख़राब रहे हैं। ठीक है, ट्रम्प के दौर में इनका जो ताल्लुक़ था वो और बदतरीन हो गया था, लेकिन अब जैसा कि वहाँ पे जो बिडेन आया है चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो वो कह रहा है कि हो सकता है कि ईरान के साथ जो है वो नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो। तो लेकिन ये रिलेशनशिप शुरू हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, उसके लिए उसने यहाँ पे तफसील बयान की है कि अगर वो उसके साथ अमन का हाथ बढ़ाता है तो तब उसको क्या चैलेंजेस का सामना करना होगा, और अगर वो वही पाथ पे चलता है, मतलब वैसा ही रिलेशनशिप रखता है जैसा कि ट्रम्प के दौर में था, तो तब क्या नतीजे सामने आएंगे। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। द यूएस ईरान रिलेशनशिप कहता है इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक़ है, हैज़ बीन करेक्टराइज्ड। वो जो ताल्लुक़ है ना उसको करेक्टराइज्ड किया गया है, उसको नाम दिया गया है बाय कन्फ्रंटेशन, के मतलब उनका जो ताल्लुक़ है यूएस ईरान का वो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है एवर सिंस कब से? 1979 से। व्हेन तेहरान कहता जब तेहरान, अच्छा किसके बाद कह रहा है? फॉलोइंग अयातुल्लाह खोमेनीज़ इस्लामिक रेवोल्यूशन। कहता इस चीज़ के बाद से ब्रोक अवे, जो तेहरान था वो अलहदा हो गया। किस चीज़ से? फ्रॉम द अमेरिकन ऑर्बिट। जो अमेरिका का जो ऑर्बिट था, जो उसकी डोमेन थी, वो उस चीज़ से, उस डील से अलग हो गया। एंड चूज़, और उसने चूज़ किया, इंतखाब किया किस चीज़ का? टू चार्ट इट्स ओन पाथ, के वो क्या करेगा? वो अपने ही पाथ को फॉलो करेगा। अच्छा, वो कह रहा है कि जो यूएस और ईरान का रिलेशनशिप है ना वो फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है। कब से? वो कह रहा है 1979 से, जब तेहरान ने अयातुल्लाह ख़मीनीज़ इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से, जब ये अलहदा हो गया अमेरिकन की डोमेन से और इसने चूज़ किया, इसने इंतखाब किया कि वो अपने ही पाथ को फॉलो करेगा। तो द यूएस ईरान रिलेशनशिप हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन करेक्टराइज्ड हमारी वर्ब है। तो करेक्टराइज्ड किसके ज़रिए किया गया है? कन्फ्रंटेशन से किया गया है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, कि इनका जो रिलेशनशिप था वो कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ था, झगड़े से भरा हुआ था। स्कफल भी बोलते हैं इसको, झगड़े को, फेस ऑफ, फाइट, डिस्प्यूट। फिर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद है ये ब्रेक अवे जो होता है, यहाँ पे ब्रोक लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है जिसका मतलब है अलहदा होना। ऑर्बिट का मतलब है अमेरिकन ऑर्बिट से मुराद अमेरिका की जो डोमेन थी, जो उसका दायरा कार था, उससे ये सेपरेट हो गया। चार्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू अरेंज अ प्लान ऑफ एक्शन, कि अपना ही रास्ता बनाना, अपना ही प्लान बनाना, अपने ही मंसूबे तैयार करना। देयर हैव बीन सेवरल अप एंड डाउन्स, कहता वहाँ पे बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये डैश नज़र आ गई। अब ये स्ट्रॉन्ग जो है ना उसने ब्रेक ली है और उसको बताया है, उसको क्लियर किया है अपनी स्टेटमेंट को। उसने बोला है मोस्टली डाउन्स, के ज़्यादातर डाउन्स रहे हैं, अप्स तो नहीं है। ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 डिकेड से। बट डोनाल्ड ट्रम्प्स 4 ईयर्स, लेकिन कहता जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो 4 साल थे एज प्रेसिडेंट के रूप में, वो थे आर्ग्यूएबली द वर्स्ट, वो बहुत ही बदतरीन थे। When it came to the bilateral relationship, जब बात आती थी bilateral relationship की, दो तरफा ताल्लुकात की। तो अब वो कह रहा है कि वहाँ पे कहता सेवरल अप्स एंड डाउन्स थे, बहुत ज़्यादा ऊंच नीच थी। बाद में उसने बोला कि ज़्यादातर डाउन्स ही होते थे पिछले 4 डिकेड से। उसने कहा लेकिन जब डोनाल्ड ट्रम्प के वो जो 4 ईयर्स थे ना प्रेसिडेंट के रूम में, वो सबसे बदतरीन थे जब बारी आती थी बायलैटरल रिलेशनशिप की, दो तरफा ताल्लुक़ की। तो ये सब्जेक्ट है हमारा सेवरल अप्स एंड डाउन्स, और हैव बीन जो है हमारी वर्ब है। यहाँ पे जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे बी की 3rd फॉर्म इस्तेमाल की गई है। फिर सब्जेक्ट है
फिर उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। और यहाँ पे ये जो केम टू लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है, आप ये भी कंसीडर कर सकते हो, व्हेन इट कम्स टू, व्हेन इट केम टू। इसका मतलब होता है जब बात आती है इस चीज़ की, मतलब जब इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। एट वन पॉइंट, कहता है एक पॉइंट पे, फॉलोइंग किसके बाद, द अमेरिकन असैसिनेशन, जो अमेरिकी कत्ल था किसका, ऑफ ईरान टॉप जनरल कासिम सुलेमानी का इन इराक में अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में। इट सीम्ड, ऐसा दिखाई दिया, एज इफ, जैसा कि वॉर वॉज इमिनेंट, कि जो वॉर थी वो तो पक्की थी, वो तो होने वाली थी। तो वो कह रहा है कि इतने इनके रिलेशन जो थे, इतना इनका रिलेशनशिप यूएस और ईरान का डाउन था कि एक मौके पर जब मर्डर हुआ था ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी का इराक में इस साल की शुरुआत में, तो ऐसा दिखाई देता था कि ये जो वॉर है वो इमिनेंट है, वो होने ही वाली है। तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। फॉलोइंग का मतलब होता है, फॉलोइंग जब प्रपोजिशन होती है ना, उसका मतलब होता है आफ्टर, इस चीज़ के बाद। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद उसकी वर्ब लगी हुई है। इमिनेंट का मतलब होता है इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, मतलब ऐसी चीज़ जिससे जो टल ना सके, जो पक्की है, जो हैपन होने ही वाली है। मोर ओवर, मज़ीद, द अमेरिकन यूनिलैटरल एग्जिट, कह रहा है जो अमेरिका का एक तरफा एग्जिट हुआ था किस चीज़ से, फ्रॉम द ईरान न्यूक्लियर डील से, एंड, और कह रहा है वाशिंगटन्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, कह रहा है जो वाशिंगटन की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी, कौन सी पॉलिसी, टारगेटिंग, जो कि टारगेट करी थी द ईरानियन इकोनॉमी को, एंड शॉर्ट, उसने पक्का कर दिया दैट, ये कि बोथ स्टेट्स के, वो जो दोनों स्टेट्स हैं, रिमेंड, वो बरकरार हैं, इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल कन्फ्रंटेशनल, वो किस स्टेट में है, वो लगातार कॉन्फ्लिक्ट में है। तो कह रहा है कि मज़ीद ये कि जो अमेरिकन की यूनिलैटरल जो एक तरफा होकर वो एग्ज़िट हुआ था ईरान न्यूक्लियर डील से, और वाशिंगटन की जो वो पॉलिसी जो कि बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही थी ईरानियन इकोनॉमी को, इन दोनों चीज़ों ने पक्का कर दिया था कि ये जो दोनों स्टेट्स हैं वो हमेशा रहेंगी लगातार कॉन्फ्लिक्ट में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। परपेचुअल का मतलब होता है नेवर एंडिंग और चेंजिंग, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी हालत जो कभी भी एंड नहीं होने वाली, जो कभी भी तब्दील नहीं होने वाली। नाउ अब विद जॉय बिडेन हेडेड टू द वाइट हाउस, कह रहा है अब जो जॉय बिडेन जो है वो हेड कर रहा है, मूव कर रहा है वाइट हाउस की तरफ, द रिलेशनशिप मे गो बैक टू बीइंग फॉर लेस कंपैटिव, कहता अब ये जो ताल्लुकात है ना, मे गो बैक, हो सकता है वो वापस चले जाएं, किसकी तरफ, टू बीइंग, होने की तरफ, फॉर लेस, बहुत कम, कंपैटिव के मतलब अब वो कम, मतलब अग्रेसिव हो जाए, मतलब कम उनके दरमियान में वो जो दुश्मनी है थोड़ी सी कम हो जाए। तो अब वो ये बात कर रहा है, सिंपल सेंटेंस है, वो कह रहा है जॉय बिडेन के वाइट हाउस जाने की तरफ, मतलब अब जो ये नई जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जॉय बिडेन जो संभाल रहा है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है पूरे चांसेस हैं, हो सकता है कि वो दोबारा जो है ना पहले की तरह वो लेस कॉम्पैटिव हो जाए, मतलब उसके दरमियान में वो जो दुश्मनी है थोड़ी कम हो जाए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कॉम्पैटिव का मतलब होता है अग्रेसिव, बेलिजिरेंट, मतलब बहुत गुस्से वाला। तो देखो एक चीज़ और नोट करने वाली है कि उसने यहाँ पे बात की है फॉर लेस, मतलब उसने ये नहीं कहा कि उनका रिलेशन जो था पहले बहुत अच्छा था और उसके बाद ख़राब हुआ। उसने यहाँ पे फॉर लेस के लगा के बताया है कि मतलब पहले भी कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, वो जो अग्रेसिवनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। एज अ स्पोक्समैन फॉर द ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री, कहता स्पोक्समैन जो था, स्पोक पर्सन था ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, टोल्ड, उसने बताया किसको, अ प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ऑन संडे के रोज़। क्या बताया उसने, कहा केयरफुली कंसीडर्ड, बहुत सोची समझी, एक्सचेंजेस जो तबादले हैं किसके दरमियान में, बिटवीन वाशिंगटन के दरमियान में, एंड तेहरान के दरमियान में, आर पॉसिबल, फिर जो ये चीज़ें हैं ना ये पॉसिबल हैं, मुमकिन हैं। डिस्पाइट, कहता इस चीज़ के बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, अमेरिकाज रिपीटेड क्राइम्स, अमेरिका के जो बार बार जो क्राइम्स हैं उन चीज़ों के बावजूद।
अब वो कह रहा है कि जो स्पोक पर्सन था ना ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संडे के रोज़, उसने कहा कि अमेरिका के जो रिपीटेड क्राइम्स है, जो अमेरिका ने बार बार उनके साथ जो किया है, इन चीज़ों के बावजूद जो बहुत सोची समझे जो तबादले हैं, एक्सचेंजेस हैं ना वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान में, वो चीज़ें, ये एक्सचेंजेस जो हैं ये पॉसिबल हैं, ये मुमकिन हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये सारे का सारा सब्जेक्ट है। टोल्ड उसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है। मिस्टर बाइडन हैज़ ऑल्सो अर्लियर इंडिकेटेड, कहता अब मिस्टर बाइडन जो है ना वो भी कुछ कर चुके हैं, इंडिकेट कर चुके हैं, बयान कर चुके हैं, इशारा कर चुके हैं किसकी तरफ, ही मे रिटर्न टू न्यूक्लियर डील, कि हो सकता है वो फिर से रिटर्न टू हो जाए, किसकी तरफ, वापस चला जाए न्यूक्लियर डील की तरफ। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसकी वर्ब है। इंडीड, बेशक, एंगेजमेंट एंड डायलॉग, कह रहा है ये जो एंगेजमेंट है, ये जो डायलॉग है, ये जो एक्सचेंजेस की बात की है इसने ऊपर, वो कह रहा है आर ऑलवेज प्रीफरेबल, कहता वो हमेशा जो है बेटर हैं, किस चीज़ से, टू कॉम्पैटिव रेटोरिक, उस रेटोरिक से, उस गुफ्तगू से जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैटिव है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते नहीं, गुस्सा भरा हुआ होता है, स्पेशली कहता ख़ास तौर पे इन अ टिंडर बॉक्स, एक ऐसी सिचुएशन में जैसा कि सच एज द मिडल ईस्ट, कहता ख़ास तौर पे एक ऐसी सिचुएशन जो कि कैसी है, मिडल ईस्ट की। तो वो कह रहा है बेशक जो एंगेजमेंट है, डायलॉग जो हैं वो हमेशा प्रीफरेबल होते हैं, वो हमेशा बेटर होते हैं उस रेटोरिक गुफ्तगू से, उस बातचीत से जिसमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, बहुत ही जगरालू गुफ्तगू होती है। कहता ख़ास तौर पे उस सिचुएशन में जो कि है टिंडर बॉक्स, टिंडर बॉक्स क्या होता है मैं बताती हूँ, कहता जैसा कि मिडल ईस्ट। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, इंगेजमेंट की बात की है, डायलॉग की बात की है, दो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको एंड के ज़रिए जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पे आर आया है। उसके बाद है प्रीफरेबल, प्रीफरेबल के बाद हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। प्रीफरेबल का मतलब होता है बेटर और मोर सूटेबल। कंपैटिव का मतलब होता है रेडी और ईगर टू फाइट और आर्ग्यू। खाली अगर कॉम्पेटिव को देखें तो इसका मतलब यही होता है कि आप बिल्कुल तैयार हो लड़ने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, बहस करने के लिए। अब ये रिटोरिक क्या होता है, इसका मतलब है बातचीत, ठीक है, वो जो बयान देना है, वो जो गुफ्तगू करनी है, जिसको एलोगेंस भी बोलते हैं, पावर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं, बयानबाजी भी बोलते हैं, ठीक है, ये वो स्पीच होती है, वो गुफ्तगू होती है जो कि बहुत ही कम्पेटिव होती है। टिंडर बॉक्स का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी सूरत हाल जो कि बहुत ही डेंजरस है और अनकंट्रोल्ड है, ठीक है, और कह रहा है इन विच, जिसमें वायलेंस इज़ लाइकली टू हैपन, ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें वायलेंस जो है उसके पूरे चांसेस हैं कि वो हैपन हो सकता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन। तो इसलिए वो कह रहा है कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ना जो चीज़ सबसे बेटर है वो ये है एंगेजमेंट और डायलॉग। हाउएवर, ताहम, कंसीडरिंग, कहता कंसीडर करना, कंसीडर किसको करना, हाई पिच्ड को, मतलब वो जो बुलंद आवाज़ रेटोरिक था, वो जो बयानबाजी थी। अच्छा कौन सा रेटोरिक, कहता दैट हैज़ बीन एमिनेटिंग, जो कि स्प्रेड आउट हो रहा था, जो कि फैल रहा था फ्रॉम वाशिंगटन से, ड्यूरिंग द ट्रम्प एरा, ट्रम्प के इरा से, ट्रम्प के दौर से। री एंगेजिंग, कहता फिर से री एंगेज करना, फिर से शामिल करना, किसको, ईरान को, विल नॉट बी ईजी, वो आसान नहीं होगा। तो अभी उसने बात क्या की है, उसने बात की थी, पहले उसने बात की है कि एंगेजमेंट और डायलॉग जो है वो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है, लेकिन अब वो ये बात कर रहा है, कहता है अगर हम इस बात को ध्यान रखें ना कि वो जो बयानबाजी हुई थी ट्रम्प के दौर में, कहता उन चीज़ों को, उन बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो दोबारा एंगेज करना ईरान को वो इजी नहीं होगा। हाई पिच्ड का मतलब होता है बुलंद, ठीक है, एक होती है नॉर्मल पिच जिसमें हम बात करते हैं, हाई पिच्ड का मतलब होता है हायर, जो बहुत यूजुअल से ज़्यादा हो, ऐसी वॉइस। एमिनेटिंग का मतलब होता है इमर्ज होना, फ्लो होना, कम आउट होना, कम फोर्थ होना, स्प्रेड आउट होना, मतलब ये सारी की सारी जो बातें जो है ना वो जो वाशिंगटन से आती थी बाहर ट्रम्प के दौर में, ये उन बातों की बात कर रहा है। अगर आपने मेरे साथ डॉन एडिटोरियल्स पहले पढ़े होंगे आपको पता है ये कौन सी गुफ्तगू की बात कर रहा है,
द पावरफुल कंजर्वेटिव फैक्शन, कहता वो जो पोर्शन है, वो जो हिस्सा है ना पावरफुल कंजर्वेटिव फैक्शन का, मतलब वो जो फॉर राइट, जो ऑर्थोडॉक्स, जो कंजर्वेटिव हैं इन तेहरान में, विल बी इवन मोर वेरी ऑफ, वो क्या होंगे, वो पहले से ज़्यादा वो होंगे, जिसको कहते हैं चुकन्ना होंगे। किस चीज़ के लिए? डीलिंग विद, डील करने के लिए द यूनाइटेड स्टेट से, स्पेशली ख़ास तौर पर आफ्टर द सुलेमानी स्ट्राइक, सुलेमानी की स्ट्राइक के बाद, एंड द अमेरिकन एग्जिट, और अमेरिकन की एग्जिट करने के बाद फ्रॉम द न्यूक्लियर डील से। अब वो कह रहा है ये जो वहाँ के वो जो ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव है ना तेहरान के, वो बहुत ज़्यादा चुकन्ना होंगे निमटने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स से। कहता वो भी ख़ास तौर पर सुलेमानी के स्ट्राइक के बाद, जब उनको हिट किया गया था, उनकी असैसिनेशन हुई थी, और वो कह रहा है ख़ास तौर पर जब अमेरिकन ने एग्ज़िट किया था न्यूक्लियर डील से। इन दो बातों के बाद वो कह रहा है जो वहाँ के ऑर्थोडॉक्स होंगे वो बहुत ही वेरी ऑफ होंगे, वो बहुत ही कॉशियस होंगे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। वेरी ऑफ का मतलब होता है कॉशियस, मतलब बड़ा फूंक फूंक कदम रखना, जिसको कहते नहीं, बड़ी एहतियात करना। तो अब वो ये होंगे, ठीक है। स्ट्राइक करने का मतलब होता है किसी को हिट करना। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। मिस्टर बाइडन इज़ सीरियस, कहता है अगर तो मिस्टर बाइडन जो है ना वो वाकई में सीरियस हैं। किस बारे में? अबाउट री ओपनिंग चैनल्स विद ईरान, कि वो ईरान के साथ वो फिर दोबारा जो है ना वो री ओपनिंग करना चाहते हैं, फिर से खोलना चाहते हैं चैनल्स को, रास्तों को। ही नीड्स, उसको ज़रूरत है, टू पुट इन प्लेस, कि वो पहले सेटअप करे किस चीज़ को? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को, उन इक़दामात को जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो वो अब कह रहा है कि अगर तो बाइडन जो है ना बिल्कुल सीरियस है कि वो फिर से रीओपनिंग चाहता है, फिर से वो ताल्लुकात चाहता है ईरान के साथ, तो उसको चाहिए कि पहले ऐसे इक़दामात को लेकर आए जो कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर ही किसके लिए आया है? बाइडन के लिए आया है। पुट इन प्लेस का मतलब होता है सेटअप करना, स्टार्ट करना। मेजर्स का मतलब इक़दामात। फॉर अ स्टार्ट, अब देखो उसने क्या बात की है, पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात की है, ठीक है, उन इक़दामात की बात की है। अब इसने क्या किया, इसने बताया कि वो जो मेजर्स हैं ना, वो जो इक़दामात हैं, उनमें से पहला कदम कौन सा उठाए। वो कह रहा है फॉर अ स्टार्ट, शुरुआत के लिए, ही कैन स्टार्ट, वो स्टार्ट कर सकता है। कौन स्टार्ट कर सकता है? बाइडन स्टार्ट कर सकता है पीलिंग अवे, कि वो रिमूव कर दे द लेयर्स ऑफ अमेरिकन सैंक्शंस, जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी ना, जो वहाँ पे रोक लगाई थी, उसको क्या करे, उसको कम करना स्टार्ट कर दे, रिमूव कर दे। दैट हैव कंट्रीब्यूटेड, ये वो सैंक्शंस हैं, कहता जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जो कि हिस्सादार बने हैं टू डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने में, किसको? ईरान की इकोनॉमी को। अब इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में जो पहला कदम है उसने कहा वो ये है कि जो अमेरिकन सैंक्शंस हैं ना, जो अमेरिका ने लगाई थी ईरान के ऊपर, बाइडन को चाहिए कि उन सैंक्शंस को रिमूव कर दे। कहता ये वो सैंक्शंस हैं जिन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया ईरान की इकोनॉमी को। ही सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है। ही प्रोनाउन किसके लिए आया? बाइडन के लिए आया। ये सैंक्शंस हैं, कौन सी सैंक्शंस हैं, कौन से बैन थे? कहता दैट, ये दैट किसके लिए आया? ये सैंक्शंस के लिए आया है, तो इसलिए यहाँ पे हैव आया है, ठीक है। सैंक्शंस की बात हो रही थी इसलिए इसके बाद हैव आया है। दैट जो है ना यहाँ पे ये दो काम कर रहा है, एक तो ये कंजंक्शन बन रहा है और दूसरा ये जो प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर ये प्रोनाउन का काम कर रहा है तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेगा? अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लेगा, जो कि सैंक्शंस है, इसलिए यहाँ पे हैव आया है। अच्छा, पील अवे का मतलब क्या होता है? देखो जैसे हम छिलका उतारते हैं ना, जैसे प्याज का छिलका उतारते हैं किसी चीज़ का, तो हम क्या कर रहे होते हैं? उसको रिमूव कर रहे होते हैं, उसको हटा रहे होते हैं। तो वो उन्हीं के लिए ये पूरी फ्रेज इस्तेमाल हुई है। दीज सैंक्शंस, कह रहा है अब ये जो सैंक्शंस है ना, हैव स्केयर्ड अवे, इन्होंने क्या कर दिया? स्केयर अवे कर दिया, खौफजदा कर दिया। किसको? फॉरेन इन्वेस्टर्स को। इवन आफ्टर, हत्ता कि किसके बाद? ईरान वाज गिवन, ईरान को दे दी गई थी सम रिलीफ, कुछ राहत अंडर द न्यूक्लियर डील के अंदर। अच्छा, अब ये वाला जो सेंटेंस है ना,
डॉन एडिटोरियल्स जहाँ हम पीछे पढ़ रहे थे ना, तो उनमें हमने ये चीज़ को डिस्कस किया था कि ठीक है, कौन से जो दूसरी कंट्रीज थी वो अमेरिका के खौफ की वजह से वो पीछे हट गई थी, वो ईरान के साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक नहीं बना रही थी। तो वो वही बात कह रहा है इन सैंक्शंस की वजह से ना, ये जो सैंक्शंस थी उसने खौफजदा कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टर को, इवन के यहाँ तक कि वो कह रहा है कि ईरान को दे दिया गया था सम रिलीफ इस न्यूक्लियर डील के अंदर। और वो कौन सा रिलीफ था वो भी हमने डॉन एडिटोरियल्स में डिस्कस किया था। जैसे ये कोविड-19 चल रहा है तो वो जो मेडिसिन वगैरह का आना जाना है, उन चीज़ों के लिए वो जो राहत दी गई थी। तो इन चीज़ों के बावजूद वो कह रहा है कि कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर था वो कोई भी इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता था। स्केयर्ड अवे का मतलब होता है किसी को खौफजदा कर देना, मतलब ठीक है, उसमें खौफ भर देना। फिर सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब है हाउएवर, ताहम, कंसीडरिंग जो बिडेन्स क्लोजनेस टू इसराइल, कहता कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए जो बिडेन की क्लोजनेस को इसराइल के लिए, टॉकिंग टू तेहरान विल बी टफ, कहता टॉकिंग जो है ना, बातचीत है तेहरान के साथ, वो टफ होगी। इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ये जो बिडेन की क्लोजनेस है इसराइल के साथ, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, कहता मिसाल के तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू इन अ रेकलेस स्टेटमेंट, कहता कि वो जो बेंजामिन है ना वो कह चुका है एक बहुत ही अंधाधुंध स्टेटमेंट में, बगैर सोचे समझे एक रेकलेस स्टेटमेंट में, और ये वो स्टेटमेंट थी जब उसने एड्रेस किया था यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट से, हैज़ सेड, वो कह चुका है देयर कैन बी नो गोइंग बैक, कहता कोई भी वापसी नहीं है किसकी तरफ, टू द चेकपॉ, मतलब जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की तरफ, वाइल, कहता जहाँ पे अमेरिकाज गल्फ अरब एलाइज, कहता जहाँ पे अमेरिका के ये जो दोस्त हैं ना, नाउ वर्किंग, जो कि अब काम कर रहे हैं, इन लोग स्टेप, बिल्कुल ही नज़दीकी के साथ मिलकर, विद टेल एविव, मतलब इसराइल के साथ, विल ऑल्सो प्रोटेस्ट लाउडली, कहता वो भी क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे लाउडली, एनी अटैम्प्ट्स, कहता अगर कोई भी कोशिशें ना बाय मिस्टर बाइडन के ज़रिए टू सोफन, नर्म करने के लिए हिज ईरान पॉलिसी, इसकी ईरान पॉलिसी को। अच्छा, अब वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पर ना ये जो बेंजामिन है, कहता वो अपनी स्टेटमेंट में ना वो साफ कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं कि कोई भी वापसी नहीं है जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन की तरफ, और कह रहा है कि जहां अमेरिका के वो जो गल्फ अरब एलाइज है ना, जो उसके दोस्त हैं, कौन से दोस्त, कहता जो कि अभी काम कर रहे हैं बहुत ही नज़दीकियों के साथ, टेल एविव के साथ, इसराइल के साथ, कहता वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर कोई भी एफर्ट्स जो है ना बाइडन के ज़रिए की गई सोफन करने के लिए, हल्का करने के लिए ईरान पॉलिसी को। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो सामने नज़र आएंगी। फिर अब रेकलेस क्या होती है, इसका मतलब होता है अंधाधुंध, अनकंट्रोल, केयरलेस, रैम्पांट, मतलब जो मुंह में आया जो वो बोलता जा रहा था, अनकंट्रोल्ड थी, केयरलेस स्टेटमेंट थी उसकी। अच्छा, JCPOA मतलब जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। लॉक स्टेप का मतलब क्या होता है, एग्रीइंग कम्प्लीटली विद समवन, किसी का स्टेप दूसरे के साथ आप लॉक कर दोगे ना तो वो दोनों एक साथ एक ही वक्त में स्टेप लेंगे, मतलब बहुत ही मिलकर, बहुत ही मिलजुल कर जो है ना वो काम कर रहे हैं। चैलेंज बिफोर द न्यू इनकम्पेंट, कहता है ये जो चैलेंज है ना न्यू इनकम्पेंट के सामने, कौन सा इनकम्पेंट, कहता वाइट हाउस का, मतलब कौन, जो बिडेन, कहता इज़ कंसीडरेबल, वो कंसीडर करने के लायक है, मतलब ये चैलेंज जो है ना ये बहुत बड़ा है। इनकम्पेंट का मतलब होता है समवन सिटिंग इन द पावर, वो इंसान जो कि पावर में बैठा हो, तो वो कौन है अभी, वो ये है। ईदर ही कैन इग्नोर, कहता है यहाँ तो ये इग्नोर कर सकता है सच प्रेशर, ऐसे प्रेशर को, ठीक है, एंड एक्सटेंड, और बढ़ा सकता है हैंड ऑफ पीस टू ईरान, कि वो ईरान की तरफ अपना हाथ बढ़ा सकता है, और या क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, जारी रख सकता है उन क्लियन कोर्स के, मतलब वो जो ख़राब रास्ता था विद तेहरान के साथ। तो देखो उसने ना दोनों चीज़ें सामने रख दी हैं। उसने पहले ईरान के बारे में हमें थोड़ी तफसील बयान की है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद उसने दूसरी कंट्रीज़ का बताया है, उसने हर जगह से, हर एंगल से अपनी गुफ्तगू को सामने रखा है, और उसके बाद वो इस चीज़ के ऊपर अपना एडिटोरियल जो है वो कंक्लूड कर रहा है। वो कह रहा है कि अब सारी की सारी चीज़ें, अब ये चॉइस जो है ना जो बिडेन के हाथ में है कि वो या तो इस प्रेशर को इग्नोर कर दे और अमन का हाथ बढ़ा दे ईरान की तरफ, या फिर क्या करे कि जिस रास्ते पे पहले ईरान के साथ वो तेहरान के साथ चल रहे थे ना, उसी रास्ते पे वो जारी रहे।
तो ये सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी 3 वर्ब हैं कि ही कैन इग्नोर, वो इग्नोर भी कर सकता है, ही कैन एक्सटेंड, वो एक्सटेंड भी कर सकता है, ही कैन कंटिन्यू, वो कंटिन्यू भी कर सकता है। कुलैयन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा कोर्स, एक ऐसा रास्ता, ठीक है, जिसमें फ़ाइट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। अच्छा, ईदर और देखो, जब ईदर और का इस्तेमाल कर दिया जाता है ना, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि आपके पास जो ऑप्शन है ना इस टाइम बहुत लिमिटेड है, आपने सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करना है, ठीक है। या तो वो ये इग्नोर कर दे ये सारे के सारे प्रेशर को, या फिर ये कंटिन्यू हो जाए फिर दोबारा से तेहरान के साथ जिस तरह से पहले इनके ताल्लुकात जो ख़राब चल रहे थे वो उसी रास्ते पे चल पड़े। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड हो गई है, दोनों को नहीं चूज़ कर सकते आप। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप ये चीज़ नोट किया करो, जब आप एडिटोरियल्स को पढ़ा करो तो आप हर सेंटेंस पे तवज्जो दिया करो, आप देखा करो कि किस तरीके से वो सारा वो क्या कहते हैं ना मंजर कशी करता है, फिर किस तरह से वो उसको जाके कंक्लूड करता है। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस किया करो। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।